तो चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे राधे राधे एकेडमी के अंदर 10th क्लास की साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइनें। अब आएगा पढ़ने में मज़ा, अब आएगा पढ़ने में मज़ा, मस्ती से लेंगे ज्ञान नया। तो चलिए अब हम नया ज्ञान लेते ही हैं। हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज़ है। उससे पहले कुछ रिवीजन। पहले तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये आपने पहले ही पढ़ लिया है। वे सारे परिवर्तन जिनमें अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, गैस का उत्सर्जन हो, तापमान में वृद्धि हो, गुणवत्ता में वृद्धि हो या फिर झाग निकलता हो, ये सब जो परिवर्तन होते हैं वह रासायनिक में आ जाते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो भौतिक में भी आ जाते हैं। अब इन्हें पहचाने कैसे? तो बहुत इजी सी बात है। जो परिवर्तन वापस से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए वो परिवर्तन भौतिक होते हैं और जो ना आ पाए वे रासायनिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, बर्फ़ को आपने देखा ही होगा। बर्फ़ को हम जमा देते हैं और उसे जमाने के बाद उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में उसे पिघला देते हैं और फिर से क्या बन जाता है? वो पानी बन जाता है। अब वो पानी बन गया है, पानी से बर्फ़ बन रहा है। ये प्रोसेस चलती रहती है और ये ऐसी प्रोसेस है जिसको हम बार बार कर सकते हैं। पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ से पानी बना सकते हैं। ये परिवर्तन जो होगा वो भौतिक होगा। रासायनिक में ऐसा परिवर्तन होगा जो कि अपनी पुरानी अवस्था में वापस ना आ सके। ऐसा परिवर्तन को हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। उसी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया बोल दिया जाता है। जैसे किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, जैसे हम बात करें अवस्था में परिवर्तन की, तो कुछ वस्तुएं ठोस होती हैं, परिवर्तन के पश्चात वह द्रव्य हो जाती हैं, कभी कभी गैस हो जाती हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे हमारा H2O, आपने नाम तो सुना ही होगा, पानी, जिसमें हम दो गैस मिलाते हैं। कौन कौन सी दो गैस होती हैं? एक तो हमारी हाइड्रोजन होती है, प्लस में ऑक्सीजन होती है। दोनों को मिला देते हैं हम, मिला करके क्या बनता है? हमारा H2O, यानी कि पानी बन जाता है। इसमें अवस्था में परिवर्तन आया, रंग में परिवर्तन होता है, कभी कभी गैस में परिवर्तन होता है, कभी तापमान में वृद्धि हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है हमारी गुणवत्ता। किसी भी वस्तु के गुण में यदि परिवर्तन होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब चलिए हम आगे चलते हैं। गुण में परिवर्तन से मतलब है ऐसा परिवर्तन जो हमें पिछले वाले परिवर्तन से बिल्कुल ही उल्टा हो। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कैसी गैस है? ऑक्सीजन गैस से आग जलती है और हाइड्रोजन गैस उस आग को बढ़ाता है। तो ये कैसे गुण हैं? आग लगाने वाले गुण हैं। इनसे आग बढ़ती है और आग जलती है। लेकिन इनका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर के बना हुआ पानी, ये क्या करता है? ये आग को बुझाने का काम करता है। ये इस गुण से बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो आग को बढ़ाने का काम करता है, ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है, लेकिन पानी इस चीज़ को बुझाने का काम करता है। तो हो गया ना गुण में परिवर्तन। तो यहाँ गुण में परिवर्तन हो जाए वह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। मतलब पानी जो हमारा H2 है वो किस अभिक्रिया के तहत बनता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के तहत बनता है। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य है ऐसा परिवर्तन जो हम कह सकते हैं दो चीज़ों से मिलकर बना हो। दो चीज़ें जिसमें मिलकर बनी हो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजित यानी मिल करके एक या उससे अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का मतलब साफ साफ है कि जब एक और एक मिलेगा तो दो ही बनेगा ना। तो वही बोल रहा है वो कि जब दो चीज़ें मिलें या फिर तीन चीज़ें मिलें या फिर एक ही चीज़ को तोड़ दो और वो जब उत्पाद बनता है, उससे जो कुछ बनता है उसको उसने बोल दिया है रासायनिक अभिक्रिया। हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं। रोटी में हम क्या चीज़ देखते हैं? जिसमें हम देखते हैं कि उसमें आटा होता है, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, साथ में पानी डालकर गूँथते हैं और उसे आंच पर पकाते हैं तो एक रोटी बन जाती है। इसमें सामान लगा है आटा, नमक, पानी, जिससे मिल करके वो रोटी बनी है। वैसे ही यहाँ पर हमारा सोडियम और क्लोराइड, जिससे मिलकर नमक बना है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोल दिया उन्होंने? रासायनिक अभिक्रिया बोल दिया है।
और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ दो चीज़ें मिलकर ही कोई पदार्थ बनाएगा, इसमें उसे तोड़ा भी जा सकता है। जैसे हम H2O का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको जब आप गर्म करते हैं, उसे जब आप ताप पर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो वह टूट जाता है। उसी प्रकार जब कोई पदार्थ मिलता है या फिर टूट करके दो पदार्थ या फिर तीन पदार्थ या फिर एक ही पदार्थ बनाता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसे हम शब्दों में लिखें, जैसे कि हमने लिख दिया, हम आटा लेते हैं, उसमें नमक डालते हैं, फिर उसे गूंथते हैं, फिर आंच पे पकाते हैं, उसके बाद रोटी तैयार हो जाती है। कितना लंबा चला जाएगा ऐसे बोलने में। इससे अच्छा है डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, आटा लिया हमने, आटा प्लस लिख दो नमक, नमक प्लस लिख दो पानी, पानी प्लस लिख दो, हाँ पानी के बराबर में लगा के लिख दो, हमारा क्या बन जाएगा, रोटी बन जाएगा। अब बन गया रोटी। कितना इजी रहा, कितना इजी है इसको ऐसे डिफाइन करना। वैसे यहाँ बोला है कि देखो ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अगर इसको लिखते कि मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन को मिलाया जाता है उसके पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, ये शब्दों के रूप में बहुत लंबी चली जाती हैं लाइन, तो इन्हें बहुत छोटे तरीके से डिफाइन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं। यहाँ लिखा भी है कि रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के रूप में व्यक्त करना या लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में और भी कई सारी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि उसमें लगने वाले तत्व, कुछ होते हैं अभिकारक, कुछ होते हैं हमारे उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। हमने हमारी रासायनिक अभिक्रिया में या समीकरण में ये तीर का निशान तो देखा है, इसके इस तरफ जो कुछ भी होता है बाईं तरफ वो क्या होता है, हमारे अभिकारक, और जो भी दाईं तरफ होते हैं वो होते हैं हमारे उत्पाद। ऐसे भी समझना आए तो समझ लो, जैसे हमने अभी रोटी का एग्जाम्पल लिया था, रोटी में क्या था, हमारा आटा, नमक, पानी, ये क्या होंगे, हमारे अभिकारक हो जाएंगे, क्योंकि इनसे मिलकर कोई चीज़ बन रही है। क्या बना था हमारा, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के रोटी बनी थी, तो वही हमारा उत्पाद हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है हमारा H2O का, यानी पानी का। हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन से तो पानी बना देता है वो, ऐसा हमने देखा है इसमें। तो जिस चीज़ से मिलकर कोई सामान बन रहा है उसको बोलेंगे अभिकारक, और जो बन रहा है उसको बोलेंगे उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जो भी भाग उसमें लेते हैं पदार्थ, उनको हम अभिकारक कहते हैं। दूसरी तरफ है उत्पाद। दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजित अथवा वियोजित होते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने देखा था, अगर पानी को गर्म करें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा, साथ में कुछ भाप भी निकलेगी, उसको हम ऊष्मा बोल देंगे। दूसरी तरफ अगर हम उसी का एग्जाम्पल ले संयोजन में, तो क्या होगा, H2O बनेगा। कैसे बनेगा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिला दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। तो यहाँ हमें समझ में आया कि आखिर उत्पाद और अभिकारक होते क्या चीज़ है। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था रोटी का, जिसमें हमने देखा था कि नमक मिला, आटे में नमक मिलाया, पानी से गूंदा और रोटी बना दी। उसी का एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ आएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, किसी एक चीज़ का निर्माण करते हैं। यहाँ दिया है हमारा हाइड्रोजन, प्लस में दिया है हमारा ऑक्सीजन, और बना दिया है H2O। यह हमारा H2O बन गया है, पानी बन गया है। तो इसमें दो तत्व मिले हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, और बना दिया है हमारा H2O पानी। तो जब दो चीज़ें मिलती हैं, दो से अधिक चीज़ें मिल जाएं और एक चीज़ बनाए, तो उसको हम संयोजन कहेंगे। जैसे हमने रोटी में देखा था, हमारा नमक था, हमारा पानी था और आटा था, साथ में मिला दिया और उसको गर्म हीट पर पका दिया, क्या बन गया, हमारा रोटी बन गया। तो ये एकल पदार्थ है। वैसे ही अब आ जाएगा वियोजन। संयोजन का उल्टा ही वियोजन होता है, क्योंकि जब इसमें एक अभिकारक होता है वो टूट जाता है। संयोजन में क्या था, दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे थे, यहाँ पर एक अभिकारक रहेगा और वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। ये हमारा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ दिया है फेरस सल्फेट, यानी कि लोहा और सल्फेट। लोहा और सल्फेट को जब हम तोड़ते हैं तो बन जाता है फेरस ऑक्साइड, यानी कि हमारा लोहा ऑक्साइड, और बनेगा सल्फेट और सल्ट्रेट। ये तीन पदार्थ इसमें बन गए हैं। निपट गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके
स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा लोहा है और है हमारा कॉपर सल्फेट। तो जो लोहा जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली तत्व है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट को उसके ही विलयन से अलग कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर फेरस सल्फेट है और कॉपर बिल्कुल अलग हो गया है, यहाँ हो गया है कॉपर बिल्कुल ही अलग। तो मतलब यह है अधिक क्रियाशील तत्व जो है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो कम ताकतवर को उसके विलयन से ही अलग कर देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है। ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या हो रहा था, एक तत्व जो अधिक शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली तत्व को उसके विलयन से लात मार के निकाल दे रहा था। अभी यहाँ पर वो समझौता कर लेंगे। कैसा समझौता? जैसे कि हमारा ये सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। ये जो हमारे तत्व है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में ही बॉन्डिंग कर लेते हैं। सोडियम है वो बोल देता है बेरियम क्लोराइड से कि एक काम कर, मुझे क्लोराइड दे दे, मेरी उसके साथ अच्छी बनती है, और तू सल्फेट ले ले, तेरी सल्फेट के साथ अच्छी बनती है। बेरियम भी मान गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं नमक, ये जो है हमारा ये है नमक। नमक अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ जो लिखा है ना वो लिखा है Na2SO और 4, ऐसा लिखा है, वो गलती हो गई है, आप लोग सुधार लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है हमारी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन को कैसे याद करेंगे? एक को मैं बता दूं, एक में तो जो होता है ऑक्सीजन आती है और एक से ऑक्सीजन जाती है। अब इनको याद करने में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। पहले हम इनकी डेफिनेशन को जानते हैं, फिर इनको याद करने का तरीका जान लेंगे। अभिक्रियाओं के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उपचयन अभिक्रिया होती है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा अपचयन। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वह अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? बहुत इसी है। उपचयन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, हमारी ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन घट जाती है। जैसे ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, जिंदगी होती है, जिंदगी की डोर होती है। तो हम स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, आजा आजा, ऑक्सीजन को बुलाते हैं, हमारी ज़िंदगी को हम बुलाते हैं और हाइड्रोजन को मानते हैं कि ये हमारी बुरी चीज़ है तो उसको भगाते हैं। ये हो गया उपचयन। और फिर बाद में क्या होता है, हम पछताते हैं कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये मौत है। ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रही हूँ। अपचयन में क्या होता है, फिर हम नहीं बोलने लगते ना आ, ऐसा बोलते हैं आना आना, मतलब आना नहीं। तो जब हम ऑक्सीजन को मना करने लगते हैं तो वो हो जाती है हमारी अपचयन अभिक्रिया, और जब हम ऑक्सीजन को बुलाते हैं तो वो हमारी हो जाती है उपचयन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे उपापचयन अभिक्रिया। अब उपापचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो जाए। जिस अभिक्रिया में उपचयन भी हो अपचयन भी हो, यानी कि ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन घटे, हाइड्रोजन जुड़े ऑक्सीजन घटे, इनमें से कोई दो प्रोसेस हो जाए। जैसे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, या फिर हाइड्रोजन घट रहा है ऑक्सीजन भी घट रहा है तो वो अभिक्रिया हो जाएगी उपापचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है और लिखा है हमारा कार्बन। अब जब हम जिंक ऑक्साइड का कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक अलग हो जाता है और CO2 अलग बन जाता है, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। वैसे ये जो उदाहरण है वो अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये अभिक्रिया उपापचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संचारण। संचारण किन के साथ होता है, धातुओं के साथ होता है। सारी धातुएं जो खराब हो जाती हैं उसी को संचारण बोल दिया जाता है। अब विज्ञान की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो देखिए जब कोई धातु आर्द्रता या नमी में आने के बाद नमी के संपर्क में आती है वह संचारित हो जाती है। ये में लिखा है, मैंने मई लिख दिया है गलती से, आप लोग इसे भी सुधार लेना। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता नमी के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है, इसी को संचारण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का आना और पीतल पर हरी परत का जम जाना, ये जब वायु के संपर्क में आते तभी तो ऐसा होता है। अब संचारण से बचने के उपाय, तो लोहे पर कर दो पेंट,
आपने देखा होगा लोहे के गेट होते हैं, उन पर हम पेंट कर देते हैं बारिश आने से पहले, ताकि उन पर क्या हो, जंग ना लगे। ऐसे हम ग्रीस लगा देते हैं हमारे लोहे के जो गेट होते हैं उन पर। ऐसे ही जल विरोधी विलयनों का हम प्रयोग कर सकते हैं जंग लगने को रोकना या फिर कोई भी धातु को खराब होने से रोकने के लिए। आगे चलते हैं हम खाने पीने वाली चीज़ों की तरफ। विकृगंधता। अब ये विकृगंधता क्या चीज़ होती है? विकृगंधता होती है वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब हम लंबे समय तक रख देते हैं तो वे उपचयित हो जाती हैं, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं, जिससे उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इसको ही विकृगंधता कहते हैं। इसको विकृगंधता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृगंधता कहते हैं। विकृगंधता को रोकने के लिए हम नाइट्रोजन पैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने चिप्स तो खाए ही होंगे, किसने नहीं खाए हैं? चिप्स तो सब लोग खाते हैं, बहुत लोग, बच्चा बच्चा चिप्स खाता फिर रहा है आज तो। चिप्स वैसे हानिकारक होता है। खैर, चिप्स आप लोगों ने खाए होंगे, उसमें गैस ज़्यादा होती है, हवा ज़्यादा होती है उसके पैकेट में, चिप्स बहुत कम होते हैं। वह गैस होती है नाइट्रोजन। ऐसे ही कुछ गैस होती हैं जो कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाती हैं, उनको ही उसमें डाल दिया जाता है। आपने जितने भी खाने के सामान देखे हैं सब में क्या भरा आता है? गैस भरी आती है। जितने भी देखे होंगे, टोस्ट का पैकेट ले लीजिए, पॉपकॉर्न का पैकेट ले लीजिए, पॉप्स का पैकेट ले लीजिए, किसी भी चीज़ का पैकेट ले लीजिए, उनमें हमेशा गैस भरी आती है। वो क्या करते हैं? सामान को, उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से रोक देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा रासायनिक समीकरण। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ये जो मैं लिखा है ना यहाँ, इसका ये जो एक क्वेश्चन का आंसर है। कौन से क्वेश्चन का? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाना है। क्यों आवश्यक है, तो यही आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। अर्थात अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यही हमारे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। क्यों आवश्यक है, आप समझ गए होंगे। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। पहले देखते हैं ढांचा समीकरण, कंकाली समीकरण होते क्या है। जो समीकरण संतुलित नहीं है वो ढांचा समीकरण होगा। जैसे देखिए, आगे चलते हम, ये समीकरण है। पहले ये समीकरण कुछ ऐसा था, Fe प्लस H2O। अब हम इक्वल में लगा देंगे Fe3O4 प्लस में H2। ये हमारा समीकरण था। इसको हमने संतुलित किया है। कैसे किया है वो मैं बताती हूँ। लेकिन ये समीकरण जो दिख रहा है आपको, इसमें 3 नहीं लिखा है Fe के आगे, 4 नहीं लिखा है H2O के आगे, ये असंतुलित है। इसी को बोलते हैं ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण। अब देखते हैं इसको संतुलित करना। तो देखिए, आप यहाँ Fe लिखा है। Fe जो है, अगर उसको हम देखा तो यहाँ अभिकारक में हम देखेंगे उसकी संख्या 1 थी और उत्पाद में उसकी संख्या 3 थी। वैसे ही यहाँ अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, उत्पाद में 2 थी। यहाँ तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की 1 है और यहाँ 4 है। अब बराबर तो करना पड़ेगा उसको। बराबर करने के लिए हम यहाँ करेंगे, यहाँ आगे करेंगे, जो भी करेंगे हम इनके आगे करेंगे, इनके पीछे कभी नहीं करेंगे। भूल कर भी आप ये मत करना। तो हम Fe को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 3 हो गया, दोनों तरफ 3 आ गया, अभिकारक भी 3, उत्पाद भी 3। अब आता है हमारा हाइड्रोजन। हम अभिकारक में 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ 4 का गुणा कर दिया आपने, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 4 का गुणा हो गया और यहाँ 8 आ गया। बट उससे पहले हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और हमें यहाँ ऑक्सीजन 4 करना पड़ेगा। यहाँ 1 था पहले, तो हमने यहाँ 4 का गुणा कर दिया। 4 का गुणा कहाँ करेंगे? आगे करेंगे। जब हम 4 का गुणा आगे करेंगे तो इस हाइड्रोजन में भी 4 का गुणा हो जाना है, तो ये 8 हो गया। यहाँ 8 हो गया तो हमारा यहाँ भी तो 8 होना चाहिए, तो हम यहाँ भी 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ 4 लिखा नहीं है, अब यहाँ 4 लिख देना, इसके आगे H2 के आगे 4 लिख देना। ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके आपके डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सबके डाउट